एज आई सेड के रिवर बोट के अगले सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो उसकी जो पूरी एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि रिवर बोट के प्रॉब्लम्स को हमें कैसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ the first question in this sequence. Here what is given to us कि एक रिवर है जो 400 मीटर वाइड है और फ्लोइंग स्पीड जो है रिवर की वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो रिवर का विड्थ भी दिया है और उसका स्ट्रीम डायरेक्शन या स्ट्रीम वेलोसिटी कह सकते हो वो दे दिया। अब इसमें से एक बोट का सेलिंग हो रहा है, बोट चला रहे हैं हम लोग और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और हम इसे डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो कराते हैं, बोट को हम सीधा चलाते हैं। ओके, सो एक हल्का सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम यहाँ पे करते हैं, डायग्राम सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं, एक्चुअल सॉल्यूशंस में आपको हर बार डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो, इसलिए मैं डायग्राम की हेल्प लेता हूँ। तो ये 400 मीटर है विड्थ ऑफ द रिवर। ये रिवर की अपनी फ्लोइंग स्पीड कह लो, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से हमने शुरू किया और बोट की जो स्पीड है वो हम लोग दे देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ बिफोर फर्दर रीडिंग द क्वेश्चन, आप मुझे बताएं कि क्या हम सीधा यहां पर पॉइंट बी पर पहुंच सकते हैं क्या? नो सर, नहीं पहुंचेंगे। वेरी गुड। अब फर्दर क्वेश्चन पढ़ने पे हमसे दो चीजें पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, और दूसरा ये पूछा है कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीचेस द अपोजिट बैंक, मतलब ड्रिफ्ट कितना होगा ये पूछा है। तो होगा ये कि रिवर की तरफ से इस बोट को लगातार फ्लो डायरेक्शन में पुश मिलता रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड का, जिसकी वजह से एक नेट वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी और हम ये देखेंगे कि ये इस तरीके से ड्रिफ्ट करता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा, जिसे हम कॉल करते हैं पॉइंट सी। और ये जो ड्रिफ्टिंग हुई है इसे हम ऐसे गिनते हैं x। अब सबसे पहली चीज तो मुझे ये पता करना है कि कितनी देर में हम इस रिवर को क्रॉस करेंगे। तो टाइम बड़े इजी तरीके से आंसर आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कल की सिखाई हुई एक बात याद रखो, पिछले लेक्चर वाली, कि डिस्टेंस जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं स्पीड भी उसी डायरेक्शन की गिननी चाहिए। तो डिस्टेंस चूंकि हम लोगों ने 400 स्ट्रेट ए टू बी गिना है, तो स्पीड भी हमें कितनी लेनी चाहिए, उसी डायरेक्शन वाली 10। तो सिंपल कैलकुलेशन के बाद आंसर निकल कर आया 40। चूंकि थिंग्स आर इन मीटर पर सेकेंड, सो हियर आई हैव टू राइट द आंसर इन सेकेंड। एक चीज होगी। दूसरा बेटा हमको निकालना है ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट अगर मैं निकालना चाहता हूं कि भाई कितना ड्रिफ्ट हुआ है x, तो x के लिए मैं अप्लाई करूंगा फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। बेटा सोचो स्पीड कितनी लें हम, 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लेना पड़ेगा 40, क्योंकि लगातार 40 सेकंड तक वो ड्रिफ्ट होता रहा है ना। जर्नी का जितना भी टाइम होगा उतने टाइम तक वो ड्रिफ्ट होता रहेगा। तो सिंपली आंसर क्लेम होगा 80 मीटर। देखिए कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कुछ सेकंड्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना। यस सर। ये एक और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ये लॉजिक पर बेस करेगा। लॉजिक अगर आपका अच्छा है तो मेरा ख्याल है हार्डली इसको सॉल्व करने के लिए ना हार्डली 10 सेकंड काफी हो जाएंगे। 10 सेकंड भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। अ मैन वांट्स टू रीच पॉइंट बी, ठीक है, आदमी को जाना है पॉइंट बी पर, मतलब वो ड्रिफ्ट करने के बाद की ही बात है, पॉइंट बी पर जाना है एंड ही इज सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ऐसे, ठीक।
रिवर फ्लोइंग एट अ स्पीड एज शोन इन द फिगर, तो रिवर जो फ्लो कर रही है वो u की स्पीड से फ्लो कर रही है. व्हाट मिनिमम रिलेटिव स्पीड टू वाटर शुड द मैन हैव सो दैट ही कैन रीच पॉइंट बी. कितनी स्पीड उसको देनी पड़ेगी सो दैट द पॉइंट बी, और कौन से डायरेक्शन में. तो सिंपल है बेटा, अगर उसको पॉइंट बी पे जाना है ना तो ऐसी वेलोसिटी देगा वो, चलेगा क्या? ऐसी वेलोसिटी देना अलाउड होगा क्या? No, sir. No, sir. ऐसे देगा तो यहाँ नहीं जाएगा, ऐसे देगा तो वो और ड्रिफ्ट होके आगे चला जाएगा. सो दिस इज रॉन्ग अप्रोच. तो उसको कैसे जाना चाहिए? Straight. स्ट्रेट. तो ड्रिफ्ट करके इधर पहुंच सकता है वो. अब बेटा सोचने वाली बात है, अगर इसने v वेलोसिटी से अपनी जर्नी शुरू कर दी है मान लो, ठीक है, और रिवर उसको इस साइड पुश कर रही है u वेलोसिटी से, और अगर बीच में एंगल 45 बन रहा है, अगर एंगल 45 बन रहा है, तो मैं समझता हूं कि v शुड बी इक्वल टू u. Yes, sir. खत्म, प्रॉब्लम एंड हो गया. क्योंकि 45 डिग्री का वेक्टोरियल नोटेशन कब बनता है? Component. जब दोनों कंपोनेंट्स या दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है. Equal. तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से व्हाट मिनिमम रिलेटिव स्पीड टू वाटर शुड द मैन हैव, तो आंसर है सेम एज दैट ऑफ द स्पीड ऑफ रिवर. River. ठीक है, तो आंसर आएगा सेम एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ रिवर. बट इन व्हाट डायरेक्शन? बट in the direction perpendicular to flow of river. रिवर के फ्लोइंग डायरेक्शन से परपेंडिकुलर दे दो. समझ आई बात? क्लियर हो गया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए हल्का सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ करते हैं, थोड़ा सा टफ, ज्यादा नहीं. Now in this question it is given a man crosses a river in a boat if he cross the river in minimum time. Now this is really important, minimum time. मिनिमम टाइम में अगर वो क्रॉस करता है तो उसे 10 मिनट लगते हैं विद अ ड्रिफ्ट ऑफ 120 मीटर, और 120 मीटर का उसको ड्रिफ्ट भी हो जाता है. तो लेट मी ड्रॉ द फिगर फॉर यू. इस सिचुएशन को बेटा अगर मैं बनाता हूं आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना. अच्छा, ये सब विजिबिलिटी वगैरह क्लियर है ना, ऑडियो वीडियो? Yes, sir. हम मान लेते हैं कि रिवर की जो विड्थ है ये d है, हमें पता नहीं है कितनी d, और रिवर फ्लो करती है कुछ u स्पीड से, एग्जैक्टली वो भी हमें गिवन नहीं है. चलिए यहां से अगर पर्सन शुरू करता है, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट b है, अगर जर्नी बिल्कुल ऐसे सीधे शुरू की जाती है v स्पीड से, ठीक है, और रिवर की तरफ से मिलने वाला पुश अगर इधर आता है u, तो रिलेटिवली हम देखें तो क्या आदमी ऐसे स्विम करके यहां पहुंच जाएगा Yes, सी sir. पर, और क्वेश्चन के मुताबिक ये ड्रिफ्टिंग कितनी है? 120. 120 मीटर, करेक्ट है. तो कितना टाइम उसको लगा इस सिचुएशन में? अगर मैं सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करता हूं तो उसको टाइम कितना लगा? 10 minutes. 10 मीटर का टाइम लगा, सॉरी 10 मिनट का टाइम लगा. और ड्रिफ्टिंग कितनी हुई उसकी? 120 meter. 120. 120 मीटर. अब बेटा एक छोटी सी बात मुझे बताओ, ड्रिफ्ट एक्स में कैसे लिखूंगा? Speed into time. यानी कि u इंटू टी. ड्रिफ्ट जिस डायरेक्शन में मैं गिन रहा हूं उसी डायरेक्शन की स्पीड मुझे लेनी पड़ेगी, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. विच मींस u इंटू टी आई हैव टू टेक. तो ड्रिफ्ट अपना हुआ है 120 मीटर का, रिवर की स्पीड मुझे पता नहीं है, बट आई एम श्योर विद द वैल्यू ऑफ टाइम 10 मिनट है. तो इससे मुझे कंफर्म आंसर मिलता है कि रिवर की 12 मीटर पर मिनट. मिनट, ठीक है, नॉट पर सेकंड, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन मिनट में चल रहा है.
तो रिवर की स्पीड निकल आई देखो एक झटके में, हालांकि अभी हमने क्वेश्चन फर्दर रीड भी नहीं किया है, इतनी छोटी सी जो नॉलेज है उस पर से हमने रिवर की स्पीड निकाल ली। व्हाट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. बेटा इस सिनेरियो में मैं एक और चीज भी लिख सकता हूं। सोचो अगर मैं टाइम t को लिखना चाहता हूं तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, डिस्टेंस d अपॉन स्पीड v, क्या राइट? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मुझे एग्जैक्टली डिस्टेंस कितना है ये भी नहीं पता है, और एग्जैक्टली मुझे ये भी नहीं पता है कि बोट की स्पीड कितनी है। इनफैक्ट बोट की स्पीड तो मुझे निकालनी है। However, I have such possibility to write, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। और इस चीज को थोड़ा बहुत अगर मैं मैनिपुलेट कर लूं या रीअरेंज कर लूं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, v into t, करेक्ट है? Yes, sir. अब क्वेश्चन को फर्दर रीड करते हैं। फर्दर ये कहता है कि इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट पाथ, इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ मतलब हमें ठीक से इसको डिस्क्राइब करना चाहिए। तो ये रिवर है, मैं फिर एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम आपके सामने रखता हूं, ठीक है। अब कुछ बातें तो हमें पता चल चुकी हैं, जैसे कि ये रिवर की जो स्पीड है ये हमें पक्का पता चल चुकी है, ये 12 मीटर पर मिनट है, दिस इज वेरी श्योर नाउ। हावेवर हमें ये नहीं पता है कि डिस्टेंस कितना है, बट सपोज हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू करते हैं, पॉइंट ए से, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू रीच टू द अनदर पॉइंट बी। तो क्या हमें सीधे जाना चाहिए? नहीं, है ना? No, sir. सीधे तो नहीं जाएंगे, ए टू बी स्ट्रेट जाएंगे हम? नहीं, No, sir. की जर्नी करने के लिए हमें ऐसे ट्रेवल करना पड़ेगा। ये रहेगी स्पीड v। यहां से मैं एंगल ले लेता हूं थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मे कंसिडर टू कंपोनेंट्स, वन ऑफ द कंपोनेंट इज दिस वन, ये क्या हो जाएगा? V cos theta. Cos theta. एंड दिस अनदर वन इज V sin V sin theta. sin थीटा। चलिए, ठीक है। सो वी गॉट द सिचुएशन दैट लाइक v cos थीटा v sin थीटा। अब बेटा अगर मैं ऐसे ट्रैवलिंग करता हूं तो शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंच जाऊंगा, करेक्ट है? Yes. Yes, sir. शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचने की रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट ये है कि रिवर की जो स्पीड है 12 V sin मीटर पर मिनट, वो किसके इक्वल होनी चाहिए? V sin वेरी गुड। तो पहली रिक्वायरमेंट जो हमें यहाँ पे समझ में आती है ऐसा करने के लिए, v sin थीटा should match to the speed of the river in an exact line, ठीक है। अपने माइक्स प्लीज ऑफ रखो, ये थोड़े से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। व्हेनेवर क्वेश्चन देन आंसर करने के लिए ही माइक को ऑन करो, अदरवाइज ऑफ रखो। तो पता चला कि v sin थीटा जो है ये रिवर की स्पीड के बराबर होना चाहिए, ये एक फैक्टर यहाँ क्लियर हुआ। दूसरा, चूंकि हमको यहाँ टाइम गिवन है कि अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करता है तो कितना टाइम लेता है? 12। 12.5. तो हमें टाइम गिवन है दैट इट इज 12.5 मिनट। तो लिटरली अगर मैं यहाँ टाइम का कैलकुलेशन करने लग जाऊं तो इस टाइम को मैं कैसे करूंगा? डिस्टेंस d By V. डिवाइडेड बाय v, क्या लिखें? 12.5 नहीं लिखें क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या लिखें? सीधा cos theta. v cos cos थीटा, गलती नहीं करें। तो यहाँ हमें लिखना चाहिए v cos थीटा। अब ये टाइम कितना है? 12.5। डिस्टेंस d को क्या मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं? v इंटू वो पुराना वाला टाइम। चलो एक काम करते हैं, पुराने वाले टाइम को ना थोड़ा सा लेबलिंग कर देते हैं, इसको t1 करते हैं ताकि गलती ना हो। ये t1 कर दिया मैंने, और ये जो टाइम था इसको t2 कर देते हैं ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस d ऐसे भी तो लिखा जा सकता है v इंटू t1 Yes, sir. डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर गोज एज v cos थीटा। नाउ ये v यहां से और ये v फैक्टर यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 12.5 इज इक्वल टू t1 इज 10 डिवाइडेड बाय ये cos ऑफ थीटा।
So we get cos of theta is equal to 10 divided by 12.5. 10 divided by 12.5, if I started to solve 2.5 से ही अगर मैं डिवाइड करता हूं, so this will become 4/5. तो cos of theta अगर 4/5 है तो उसका एंगल कितना है? 37. 7 degree. 7 degree. So we got an answer of 37 degree. तो जो एंगल हमने यहाँ पे चॉइस किया था वो 37 डिग्री है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड कितना है और स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट मतलब रिवर का स्पीड तो हम निकाल चुके हैं, ये वाला पार्ट तो हमारा डन है, ठीक है, ये हो चुका है। सिर्फ अब ये निकालना है कि बोट का स्पीड कितना है। तो इसके लिए ये डेटा काफी हो जाएगा, ये डेटा काफी हो जाएगा। इसको बेटा रीयूज करते हैं। v, let me write this equation once again, v sin theta is equal to 12, v यानी कि बोट का स्पीड है, इनटू इस बार साइन का एंगल पुटअप कर लेंगे 37 is equal to 12, v into sin 37 3/5 is equal to 12, 3/5. छोटा मोटा कैलकुलेशन है, ये 3 ये 12 कटेगा 4 और आपको क्लियर कट यहां से आंसर मिलेगा 5 into 4 is 20. मीटर पर मिनट। मेक श्योर द यूनिट पर मिनट आना चाहिए, करेक्ट करो। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, मतलब कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा दिमाग चलाना था। ऐसा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, एक ही कंसेप्ट लगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग चलाना था। दो अलग अलग सिचुएशंस हमारे सामने दी गई थी और उसको हैंडल करने के बाद ही हमारा आंसर यहाँ पर पॉसिबली निकल सकता था। गॉट द पॉइंट? Yes. ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। एक और देखते हैं। अब इसमें बता रहा है कि अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब ये आदमी की अपनी स्पीड है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। अब स्टिल वाटर का मतलब रुके हुए पानी में, तो वो आदमी की अपनी खुद की स्पीड है। वेलोसिटी ऑफ मैन। ए 1 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सिचुएशन अगर हम बना दें बेटा, तो ये रिवर बता देते हैं ऐसी। देख लो, प्रॉब्लम एकदम आसानी से समझ में आएंगे आपको इंशाल्लाह। ओके, थोड़ा कंसेप्ट अपने क्लियर कर लो, बस खत्म। तो ये रिवर बता दिया मैंने। यहां रिवर की स्पीड जैसे क्लेम की गई है 3 किलोमीटर पर आवर। Now the man wishes to swim across the river directly opposite to the starting point. सीधा जाना चाहता है, मतलब अपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है। वो यहाँ है मान लें A और यहाँ वो पहुंचना चाहता है। अब जैसे ये बोलता है, कंसेप्ट हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर उसे अपोजिट पॉइंट पे जाना है तो क्या वो स्ट्रेट ट्रैवल करना शुरू कर दे? No, sir. No, sir. उसे क्या करना चाहिए? Left side in Left side. ऐसे कुछ इंक्लिनेशन पे तैरना शुरू करना चाहिए। ये हो गई उसकी स्पीड v, और v लिखने की बजाय मैं समझूंगा कि अगर हम एक सेकेंड थोड़ा रब आउट करते हैं इसको। v लिखने की बजाय हम सीधा वैल्यू लिखें उसकी तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, 5, ये 5 है। हो सकता है इसने यहाँ पे कुछ ये एंगल लिया हो ऐसा, थीटा। ओके, तो उसे सीधा जाना है। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। और ये भी याद रखें कि ये जो टोटल विड्थ है रिवर की, ये 1 किलोमीटर बताई है। दिस इज 1 किलोमीटर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अलोंग व्हाट डायरेक्शन द मैन स्विम्स। कितनी या कौन से एंगल पर आदमी को स्विम करना चाहिए? What should be his resultant velocity? उसकी resultant velocity कितनी होगी? How much time will it take to cross the river? तीनों बातों को आंसर करते हैं। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंसिडर वेक्टर्स। एक कंपोनेंट इधर और एक इधर। दिस वर्टिकल तो नहीं कह सकते इसे। दिस फॉरवर्ड कंपोनेंट इज 5 5 cos theta. one is 5 sin theta, रिवर का पुश 3। तो अगर इस आदमी को सीधा जाना है, केस ए को सॉल्व करते वक्त अगर इस आदमी को सीधा जाना है तो क्या रिक्वायरमेंट है?
5 5 sin is is equal equal to 3. Sin theta is equal to 3, which means sin theta is equal to 3 by 5, which means theta is equal to 37. 37 degree. 37. 37 degree. But this is not the correct way of answering the situation. आप सिचुएशन अगर करेक्टली बताते हो यहाँ पे, तो बेटा सिचुएशन ऐसी है कि रिवर जा रही है इधर और आपने अटेम्प्ट किया इधर, वर्टिकल से एंगल 37 बना है, तो इस 90 को भी गिनो ना। 127. ठीक है, तो ये 90 और ये इधर का 53 लिख रहा हूं मैं गलती से, इधर का 37, टोटल जोड़ देना आप, तो टोटल एंगल कितना बनेगा? 7. 127. 127 डिग्री एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज टू दी Flow of river. ऑफ रिवर. ये करेक्ट आंसर होता है इसका। ठीक है, तो दिस मेक्स द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्ड। नाउ सेकंड, व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी? इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होना चाहिए? अभी अभी आपने ये क्लेम किया कि दिस पर्सन इज सपोज टू ट्रैवल स्ट्रेट, तो इसका मतलब ये 5 sin थीटा और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस, यस सर. और कैंसिल होंगे तभी वो सीधा जा पाएगा ना। Yes. तो अब आप सोच के बताइए कि इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा? 5 cos 5 cos थीटा, जो बचा वही रिजल्टेंट है। सब ले देकर कैंसिलेशंस होने के बाद जो चीज उसके बाद रिमेनिंग रहेगी, बच जाएगी, वही उसका रिजल्टेंट होगा। और क्या हो सकता है? तो 5 sin थीटा ने 3 को आपस में कैंसिल आउट कर दिया, उसका इफेक्ट निगेट हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो बचता है वो सिर्फ यही बचता है, और इसी के चलते ये सीधा जाएगा ना, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी 5 cos थीटा। नाउ 5 cos एंगल हम पता कर चुके हैं 37 डिग्री, सो दिस मेक्स 4 by 5 and expected answer is 4 kilometers per hour. तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर्स। तीसरा सी पार्ट, हाउ मच टाइम विल ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर? नाउ दिस इज क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन। अगर मुझे टाइम निकालना है तो ऑब्वियस बात है मुझे दो चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में हमने डिस्टेंस को गिना है, हमें स्पीड या वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन की यूज करनी चाहिए। तो डिस्टेंस रिवर क्रॉसिंग का कितना है टोटल? 1 किलोमीटर है। स्पीड भी यही लेनी पड़ेगी हमको, तो यहाँ स्पीड कितनी आई थी? 4 आ गई थी, तो आंसर आएगा 1/4। 4 कैसे आई? तो देखो यहाँ ये 4 आ चुकी है, तो 1/4। 1/4 का मतलब हो गया 0.5 आवर्स, 0.25 आवर्स, यानी कि 15 मिनट कह सकते हो। 1 घंटे का चौथा हिस्सा 15 मिनट। यस सर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज दिस क्वेश्चन। आइए अब एक और देखते हैं। कर पा रहे हो ना? तेजी से तो नहीं हो रहा, गड़बड़ तो नहीं हो रही है? No, sir. Okay, let's take another one. A man can swim directly a stream of width 100 meter in 4 minutes, okay, where there is no current of water, and 5 minutes when there is a current of water. Okay, the velocity of current of water in the stream is, देखो ये यहाँ करंट का मतलब क्या लेंगे? वाटर का फ्लो, वाटर के फ्लो को यहाँ करंट मानेंगे हम लोग। तो सिचुएशन ऐसी है कि ये कुछ रिवर है, इसकी जो स्पीड है ये u हो सकती है, ठीक है। अब जो विड्थ है ना इसकी, ये 100 मीटर है, विड्थ 100 मीटर है। अब एक सिचुएशन ऐसी है कि पानी नहीं बह रहा है, तो ये आदमी क्या करता है, इस 100 मीटर को 4 मिनट्स में क्रॉस कर देता है, ओनली 4 मिनट्स ये इसको क्रॉस करता है। अब पानी नहीं बहता है, इमेजिन करिए कि फ्लो नहीं है, और ये आदमी अगर ऐसे सीधा तैरना शुरू करे तो सीधा ही जाएगा ना, यस सर। फ्लो नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो वो सीधा ही जाएगा। यानी कि सिचुएशन 1 का अगर मैं यूज करता हूं, 100 मीटर 4 मिनट में ट्रेवल करता है, तो मैं स्पीड ऑफ स्विमिंग निकाल सकता हूं, उसकी स्विमिंग की रफ्तार कितनी है, v आदमी की। कैसे निकालूंगा मैं? तो सिंपल आंसर लगाऊंगा मैं, या सिंपल फॉर्मूला कह लीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला? 100 और टाइम कितना लिया? 4 60 सेकंड्स में लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे आंसर्स देखो सेकंड्स में है। 4 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ना, तो 4 into 60। तो ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, दिस टर्न्स आउट टू बी 10/24। करेक्ट है? yes sir मीटर पर सेकंड, दिस इज एन एक्सपेक्टेड आंसर। या आप चाहो तो उसको सॉल्व करके मुझे बताओ 10/24 कितना आता है। ओके Yes. कितना आ रहा है? Zero point 416 sir. 416. 0.416. Okay, so we are getting an answer of 0.416 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है कि व्हेन देयर इज नो करंट ऑफ वाटर, बट जब वाटर का करंट है तो उसे 5 मिनट लगते हैं। अगर वाटर का करंट है और उसे 5 मिनट लगते हैं वही सीधा जाने के लिए। अब मैं थोड़ा लॉजिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बगैर पूरे कैलकुलेशन के मैं आंसर इसका निकाल लूंगा। तो पहले तो ये बताइए कि विद द फ्लो, वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो सीधा जाने के लिए क्या उसे सीधा ही स्विम करना चाहिए, क्या ऐसे इंक्लाइन incline Incline. चाहिए? तो ये इंक्लाइन चला गया, मान लीजिए ये इसकी v वैल्यू है, कुछ एंगल भी लिया होगा। वाटर की तरफ से पुश इसको यहां मिलेगा u। अब फंडामेंटली एक बात बताओ, बहुत केयरफुली, हाँ, क्या इसका एक कंपोनेंट यहां बनेगा? क्या होना चाहिए कंपोनेंट ये? E sin theta. और ये सीधा जाने वाला कंपोनेंट जो उसको सीधा ले जाएगा? E cos theta. v cos थीटा। तो मेरी एक बात बताओ, अगर ये सीधा जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी हम सर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये कब पॉसिबल है? v sin theta is equal to u. ठीक है, v sin थीटा इक्वल टू u। अब गौर से सुनना, कल भी मैं इस पे बात कर चुका हूं और मैं ये महसूस किया कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं इस पे। बहुत ध्यान से सुनना, v sin थीटा जो है ना, ये v का कंपोनेंट है, बराबर? Yes sir. और किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट एक्चुअल वेक्टर से कम मैग्नीट्यूड का होता है yes ना? कंपोनेंट बनाना मतलब किसी बड़े वेक्टर का हिस्सा लेना। तो किसी बड़े वेक्टर का एक पार्ट या एक हिस्सा अगर तुम ले रहे हो तो वो एक्चुअल वेक्टर से तो कम ही होगा ना। yes sir. तो क्या इसका मतलब v sin थीटा v से कम होना चाहिए? हाँ सर. क्या इसका सिंपल मतलब u v से कम होना चाहिए? yes क्योंकि v को v sin थीटा, सॉरी, u को v sin थीटा के इक्वल होना है, बराबर? yes u को जो है ना वो v sin थीटा के इक्वल होना है और v sin थीटा v से लेस है, तो फॉर श्योर u v से लेस होना चाहिए। और अगर हाँ सर. v से लेस नहीं है तो ये सीधा जा ही नहीं सकता। ये बात दिमाग में बिठाइए, ये सीधा जा ही नहीं सकता अगर ये u जो है ना v से लेस नहीं है तो, क्योंकि v का छोटा हिस्सा u के बराबर बन रहा है, तो v को तो बड़ा होना पड़ेगा और u को छोटा होना पड़ेगा। करेक्ट है? yes sir. तो बात पते की क्या पता चली? u v से छोटा. u शुड बी less than v. लेस देन v। अब v कितना आया? 0.416. 0.4 आ गया। क्या ऑप्शन ए 0.4 से कम है? नहीं. 0.4 से कम है।
सी कम है, नहीं कौन कम है? डी खत्म, मार्किंग कर लो, डन, फिनिश। कोई सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है और सॉल्यूशन बनेगा भी नहीं, है ऐसे ही करना है। एंगल तो पता है नहीं हमको, कितना ढूंढेंगे हम, कहां कहां से ढूंढेंगे एंगल? टाइम से निकाल सकते हैं, टाइम का इस्तेमाल करके v cos थीटा इज इक्वल टू 100 मीटर, ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जुगाड़ लगा सकते हैं। बट मैं सोच रहा हूँ यार, सीधे जब हो सकता है तो क्यों इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करें? ट्रिक समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो मैं इस बात को नोट करवा देता हूं, भूलना नहीं है आपने। भूलना नहीं, क्या नहीं भूलना? स्पीड ऑफ बोट must be greater than speed of flow of river। किस चीज के लिए? To cross the river in shortest time। कम से कम टाइम में अगर हम इस रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं तो मैंडेटरी कंपलसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि बोट की स्पीड या जो भी स्विमर है उसकी स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो ये हो ही नहीं सकता कि ये सीधा जाए। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखें। मान लेते हैं कि रिवर फ्लो करती है 10 मीटर पर सेकंड से, इमेजिन करिए, और मुझे स्ट्रेट जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। बट बेटा मैंने अटेम्प्ट किया ऐसे, करेक्ट तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया, मेरा प्रोसेस सही था और मेरी अपनी स्पीड थी 5 और यहाँ एंगल मैं रैंडमली एक चॉइस कर रहा हूं 37 डिग्री, रैंडमली। आप किसी भी एंगल के लिए इसको चेक करो। तो मैंने एक गलती करी है यहाँ पे। क्या गलती करी मैंने? बोट की स्पीड कम है रिवर की। रिवर की स्पीड के कंपैरेटिवली मैंने जानबूझ के बोट की स्पीड को कम रखा। अब देखो होगा क्या, व्हाट विल हैपन? एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक ऐसे सीधा सामने की तरफ बनेगा। जो सामने की तरफ बनेगा वो कहलाएगा 5 cos 37 और ये क्या बनेगा 5 sin 30। sin 37। जरा इसको सॉल्व करिए, sin 37 वाला कितना बन जाएगा? 3 3। और ये कितना बन जाएगा? 4। 4 अब सोचिए रिवर इसको इधर कितने से पुश कर रहा है? 10 से। 10 से। कितने से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो? 3 से। 3 से क्या बैलेंस हो पाएगा? नहीं। नहीं सर रिवर इसको डेफिनेटली इधर पुश कर ही देगा। इफेक्टिवली ओवरऑल रिवर इसको इधर पुश कर ही देगा, ये सामने जा ही नहीं सकता, भले तुमने इधर से उसको अटेम्प्ट करा हो, इधर से ट्राई करा हो तुमने। लेकिन तुम्हारा ये वाला कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस नहीं कर रहा है, तो जारी बात है रिवर की वेलोसिटी जीत जाएगी। इफेक्टिवली क्या होगा पता है अभी इसका? इफेक्टिवली अगर इस बोर्ड को इफेक्टिवली देखा जाए, सोचना जरा, समझना, इफेक्टिवली अगर इसको देखा जाए ना बेटा, तो ये ऐसे होगा, इधर 7 और इधर 4। सोचो तो कैसे 7 कैसे आया? सोचो। ऑपोजिट से। अपोजिट नहीं बेटा, ये 10 और ये 3 दोनों माइनस होके 7 10 माइनस। हाँ सर वही। इतना तो लॉजिक लगाया करो। और ये सामने 7, तो जब इसकी नेट रिजल्टेंट बनेगी तो नेट रिजल्टेंट इसको इधर ले जाएगी, तो ड्रिफ्ट करेगा, 100% ड्रिफ्ट करेगा। ड्रिफ्टिंग न हो इसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि रिवर की वेलोसिटी जितनी भी है, उसकी स्पीड जितनी भी है, बोट की या स्विमर की जो स्पीड है ना उससे ज्यादा होनी चाहिए। और फिर तुम इंक्लिनेशन बना के चलो तो हो सकता है बराबर सामने सीधा पहुंच पाओ। तो यहां देखो हमने इस फैक्ट का इस्तेमाल किया और बिना कैलकुलेशन के हमने सारा मामला निपटा दिया। अदरवाइज हमको यहाँ 2-3 स्टेप में कैलकुलेशन करना पड़ता, ये 5 मिनट का इस्तेमाल करते, वी निकालते, फिर थीटा निकालते एंड सो ऑन, बहुत कुछ काम करना पड़ता। तो बच गया हमारा सारा काम।
Got the point? Yes. ओके, चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मेरा ख्याल है ये अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम के रेफरेंस पर है क्वेश्चन। A boat takes 2 hours to travel 8 किलोमीटर and back. यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, 8 किलोमीटर जाना है और फिर वापस आना है, मतलब टोटल ट्रैवलिंग कितनी होगी? 60. 16 किलोमीटर। तो लेट्स से कि इस तरीके की रिवर है, बिना करंट के अगर हम कैलकुलेशन करें, बिना किसी रिवर के फ्लो को कंसिडर करते हुए, तो मान लेते हैं कि यहां से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हमने शुरू किया, ये हम ऐसे 8 किलोमीटर आगे गए एंड देन वी मूव्ड बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो ये जाने का 8 किलोमीटर हो गया, आने का 8 किलोमीटर हो गया, टोटल टाइम कितना लगा? 2 आवर्स। ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए कि बोट की स्पीड कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, करेक्ट आंसर दिया तुमने। डिस्टेंस हुआ जाने का 8, आने का 8, टोटल टाइम 2, 16/2, सिंपल कैलकुलेशन हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये बोट की एक्चुअल स्पीड है, इतने से बोट चल रही है। नाउ विथ वाटर वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम ये कहते हैं कि करंट शुरू हो गया है, पानी बह रहा है, तो नई सिचुएशन आ गई बेटा हमारे पास। वाटर का करंट फ्लो है, ठीक है, वाटर का फ्लो है। लेट्स से कि वाटर का फ्लो यहां हो रहा है 4 किलोमीटर पर आवर्स में। देन द टाइम फॉर गोइंग अपस्ट्रीम 8 किलोमीटर एंड कमिंग बैक। ठीक है, तो अपस्ट्रीम बोल रहा है, चलो ठीक है, मैं जनरल लेवल पे बना देता हूं डायग्राम। फिर एक बार हमने वैसी ही जर्नी ट्रेवल की, पहले गए और फिर वापस आए। तो पहले हम डाउनस्ट्रीम कर रहे हैं, बाद में अपस्ट्रीम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये भी 8 किलोमीटर की जर्नी थी, ये भी 8 किलोमीटर की जर्नी थी। अब हम गए और वापस आए। अब बेटा हमको उतना ही टाइम लगेगा कि अलग टाइम लगेगा? अलग टाइम। अलग टाइम। अब अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो बच्चों याद रखो, ये टाइम 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक जाने का टाइम और एक आने का टाइम। अब जरा सोचिए, जाने के टाइम में कितना डिस्टेंस चले? 8 किलोमीटर। स्पीड कितनी थी? 4. बोट माइक ऑफ रखें बेटा प्लीज। बोट की 8 और वाटर की 8 ऐड हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में। ये जाते वक्त बोट 8 से चल रही है ना, ये बोट की स्पीड तो निकाल ली हमने, और वाटर की 4, तो ये 8 और ये 4 ऐड होंगी ना। Yes. हाँ तो सर। स्पीड कितनी हो गई? 12. 12 प्लस आते टाइम पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बट केयरफुली बोलो, स्पीड कितनी हुई? 4. 4। शाबाश। -8 की 8 और वाटर के फ्लो की 4 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस हो जाएंगी। 8 - 4 कितनी हो गई? 4। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। एक कॉमन एलसीएम मान लेते बेटा, हमने 12 ले लिया, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 24। ठीक है, करेक्ट है। Yes, sir. 24 और 8 एडिशन करो, 32. डिवाइडेड बाय 12। तो फाइनली यहाँ पे हमको कितना टाइम लगेगा? 32 डिवाइड बाय 12 करोगे तो 2.9. 2.5 be exact. 2.6 2.5 2.5 2.9 2.8. 2.8 2.6 कितने आंसर, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू के इतने आंसर बता रहे हैं। 2.6 6 ही है सर। हाँ 6 है, देख लो 2.6 2.6। so it is 2.6 hours, 2.6 hours में गिनना है। बट यू सी द ऑप्शंस, तो ऑप्शंस यहाँ तो सारे मिनट्स में हैं,
तो इस 2.6 आवर्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल है, 2.6 मल्टीप्लाइड बाय 60 से, यस, क्योंकि पर आवर वी हैव गॉट 60 मिनट्स, तो जितने घंटे हैं उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने मिनट हो जाएंगे। कर दो मल्टीप्लाई, कितना आता है आंसर बताओ? 156. 150. 156. ओके, सो नियर बाय वी 160 मिनट्स। ठीक है, ये हो सकता है 2.66 रहा हो, ऐसा कुछ हो, है ना? 2 रहा हो, ये 2.66 के हिसाब से करेंगे तो ये 160 मिनट इतना क्लेम हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया का था, ये एकदम ही आसान वाला क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता है ऐसे इसमें कोई खास दिक्कत होनी चाहिए समझने में। हावेवर मैंने आपको ज्यादा टाइम दिया यहाँ पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A motorboat covers a distance between two places on a river and returns in 14 hours. Okay. If the velocity of boat in still water is 35 km and the velocity of water in river is 5 km per hour, then the distance between the two places is. This is going to be your homework. ये आपका होमवर्क है। ये वही अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के लेवल पर आपको सॉल्व करना है। कर पाएंगे? Yes. ओके, अटेम्प्ट करें। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का अच्छा सा रेफरेंस बनाइए, सॉल्व हो जाएगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। A man can row a boat in still water with 8 km per hour. Water is flowing with a velocity of 4 km per hour. What angle should it take to go to an exact opposite end? तो ये डायग्राम मैं क्विकली यहाँ पे फ्रेम कर देता हूँ, चलिए आप लोग भी अपने हिसाब से कर लीजिए। अपोजिट एंड पर उसे पहुंचना है, याद रखिए इस बात को। तो यहां से मान लीजिए हमने शुरू किया, ये रिवर इसको इधर खींच रहा है और से वी वांट टू गो एग्जैक्टली अपोजिट, तो हमें ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे कोई एंगल रहा हो थीटा, ये 8, ये कंपोनेंट। सर ये क्वेश्चन कल हुआ है। ठीक है, इट्स ओके ना। ये दूसरा कंपोनेंट, ये 8 cos थीटा, ये 8 sin थीटा। तो अगर उसे एग्जैक्टली अपोजिट एंड पर जाना है तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? 8 sin theta is equal to 4. 8 sin theta is equal to 4, which make me write sin theta is equal to half, which means theta is equal to 30 degree. 30. पर 30 डिग्री तो आंसर दिख नहीं रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमने रिवर को इधर देखा लो और हमने ऐसे अटेम्प्ट किया, ये सीधे से एंगल गिना था हमने 30, ये एंगल था 90, मतलब करेक्ट वे में अगर टोटल एंगल में क्लेम करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, तो ये कितना होना चाहिए? 120 anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। 120 anti-clockwise. अब ये क्वेश्चन कल हुआ था, बट मैं रिपीट इसके अगले क्वेश्चन के लिए कर रहा हूं। इसका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। The next weight, the question is, in the above problem, if the width of the river is 500, रिवर का जो विड्थ है ना, अगर वो 500 है तो कितना टाइम लगेगा, ऐसे पूछ रहा है। तो यहाँ रिवर का विड्थ ऐसे 500 लेना है। टाइम, कैन यू टेल मी व्हाट शुड आई राइट? 500 डिवाइडेड बाय, बोलें 8 cos theta. 8 cos theta. To be very exact in calculation, this will become 500, this will become 8 cos of 30. So this time t is equal to 500 divided by 8 cos 30 होता है √3/2। √3/2 सॉल्व करो, ये 2 यहां से काट दो, 4, 500 को 4 से काटो, 500 को 4 से काटोगे 125 डिवाइडेड बाय √3 सेकेंड। मिल गया आंसर? ये रहा बी।
ठीक है, सी थिंग्स आर वेरी इजी, मैं बार बार इस बात को रिपीट करते जा रहा हूं. Let's take this one. Now see this question carefully. If you really want me to solve, I'll solve it. Otherwise, it will become your homework. Carefully देखो. बोट की स्पीड 5 है, 1 मीटर वाइड रिवर है, शॉर्टेस्ट पाथ 15 मिनट में ट्रेवल करता है, तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर क्या है? रिवर का वेलोसिटी कितना है? शॉर्टेस्ट पाथ समझ रहे हो ना? यस Yes, sir. Yes, sir. Should I? स्पीड से कम होगा. हाँ, लेकिन ऑप्शन यहाँ ऐसे 3 है ना हमारे पास, 4 3 1 तो सॉल्व करना पड़ेगा. Should I solve it? करूं मैं सॉल्व? सर हम लोग ट्राई करके देखते, फिर आप करो. फिर आप करो बोलने का नहीं ना, हम करते ऐसा बोलने का. बी कॉन्फिडेंट. यहां से शुरू किया, ये रिवर की स्पीड चलो यू मान लेते हैं. शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सीधा जाना है, अटेम्प्ट ऐसे करोगे, कितनी है? 5. एंगल पता नहीं, इधर का कंपोनेंट 590. सामने 5 cos theta. 5 cos थीटा. रिवर की विड्थ 1 किलोमीटर. 15 मिनट में खत्म कर दिया इसने. तो टाइम जो है ना वो 15 मिनट है. तो थोड़ा सा मैं करेक्शन यहाँ पे कर दूं, इस टाइम को तुम लोग ऐसे लिखो 1/4 आवर्स. ऐसे कर लो इसको, 1/4 आवर्स कर लो. ठीक है ना? मेक दैट टाइम 1/4 आवर्स. अब सोचो बेटा, अगर मैं इस टाइम को लिखता हूं तो व्हाट शुड आई राइट? 1 डिवाइडेड बाय 5 cos थीटा. करेक्ट है? सही है ना? Yes, sir. टाइम कितना निकला? 1/4. 1 डिवाइडेड बाय 5 cos थीटा. तो सिंपली cos थीटा कितना आया? 4/5. थीटा कितना हो गया? 37. बस खत्म हो गया प्रॉब्लम. फर्दर मोर हम सीधा अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका मतलब यही होगा ना कि 5 sin थीटा इज इक्वल टू यू. 5 sin 37 इज इक्वल टू यू. sin 37 कितना होता है? 3/5. 5 यू का आंसर आया 3 किलोमीटर पर आवर. ये रहा आंसर. ठीक है? ओके, लेट्स टेक these 2 questions as your homeworks. इस पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, आप ही ने करना है, ये पक्का आप ही ने करना है. आंसर्स मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, आप आपस में क्रॉस चेक कर लें. ठीक है? तो these are your homeworks. पढ़ लें, अच्छे से देखें. Shall we move on to the next? Yes. आइए एक और एमसीक्यू ट्राई करते हैं. केयरफुली करें. To cross the river in shortest distance, a swimmer should making an angle theta with the upstream. Okay. What is the ratio of time taken to swim across in the shortest time to that in swimming across over the shortest distance? Okay. 2 अलग अलग टाइम का रेफरेंस लिया है और उसका रेशियो उसने पूछ लिया हमसे.
दो अलग अलग टाइम है। इसको भी होमवर्क में दे दूं मैं आपको, ट्राई करेंगे? यस सर। कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है। याद रहे, जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो हम ऐसे सीधे जाते हैं क्या ऐसे जाते हैं? लेफ्ट। है ना, इंक्लिनेशन देते हैं ना थोड़ा सा, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। और जब हम शॉर्टेस्ट टाइम लेते हैं तो ऐसे चलेंगे, है ना? यस सर। तो आई वांट दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड बाय यू, इसको अटेम्प्ट करेंगे। और नहीं जमा तो कल मैं इस पे डिस्कशन जरूर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बता दें आप मुझे, सर्च करें जरा, थोड़ा सा सोचें, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स टेक वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन। आइए एक आसान क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान। बोट की जो स्पीड है वो 3i कैप प्लस 4j कैप है, और रिवर की जो स्पीड है वो -3i कैप -4j कैप है। तो हमें क्या पता करना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या करना चाहिए? यस, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, करेक्ट है? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस, ब्रैकेट लगाएं, -3i कैप -4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस कैरी हो गया, प्लस 3i कैप माइनस कैरी हो गया, प्लस 4j कैप। फाइनल आंसर क्या आएगा? 6i cap plus 8j cap। कैप प्लस 8j कैप। तो ये काफी सीधा सीधा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना? कोई खास बात नहीं थी इसमें। ये एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक से अटेम्प्ट करना है इसको, थोड़ा डायरेक्शनल प्रोस्पेक्टिव है। रिवर इज फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है? रिवर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, 5 मीटर पर मिनट की स्पीड है। आदमी की स्पीड जो है वो 10 मीटर पर मिनट, इतनी उसकी स्पीड है। इन विच डायरेक्शन शुड द मैन स्विम सो एज टू टेक द शॉर्टेस्ट पाथ? शॉर्टेस्ट पाथ लेना है उसको। फिर वही बात आ रही है घुमा फिरा के, मतलब मल्टीपल टाइम्स आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में वेरिएशन है। अब देखिए, रिवर तो ऐसे जाती है बोल रहा है वो, वेस्ट टू ईस्ट, करेक्ट है ना? डायरेक्शन वाइज बेटा आप चेक करोगे ना, तो यहां बना देते हैं, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है ना, ये साउथ नॉर्थ। अब शॉर्टेस्ट पाथ अगर आदमी ने लेना है तो उसने सीधा तो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, उसने ऐसे अटेम्प्ट किया होगा, बराबर? थीटा कितने से अटेम्प्ट किया? 10। सर साउथ में जा। In which direction should the man swim so as to take the shortest possible path? ठीक, तो रिवर की वेलोसिटी उसको इधर पुश करेगी 5। कंपोनेंट्स ड्रॉ होंगे, 10 sin थीटा सीधा सामने, 10 cos थीटा। अगर वो स्ट्रेट जा पाया, शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबली उसने कर लिया, तो आंसर क्या आएगा? 10 sin थीटा इज इक्वल टू 5, Sin theta is equals to half. हाफ थीटा 30 degree. 30 डिग्री। बट ये 30 डिग्री कैसे मेजर हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो, क्योंकि हमें ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के हिसाब से आंसर बताना है। आंसर तो सारे 30 30 30 है ना? कुछ एक ऑप्शन में यहाँ शायद मिसप्रिंट भी हुआ है। लेट्स सी कि हमारा आंसर क्या आता है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है? चलिए ज्योग्राफिक नोटेशंस पर मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हमने कैसे ट्राई किया। तो ये वाली डायरेक्शन थी हमारी ईस्ट, ये वेस्ट, ये सामने की तरफ नॉर्थ और पीछे की तरफ साउथ। हमारा अटेम्प्ट ऐसा था,
नॉर्थ से 30 डिग्री हटे हम, करेक्ट है। नॉर्थ से 30 डिग्री हटे किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ। ऐसा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। दो ऑप्शन सर वो वेस्ट से ईस्ट बोल रहा है ना? Sir, सर दो ऑप्शन सेम है। possible, shortest possible two path options to same है। go the south. हाँ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ टू गो टू द साउथ, मतलब मैंने डायग्राम, हाँ वेरी गुड बेटा, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। ये हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। चलिए इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। लेकिन इसी सिचुएशन को, गुड पॉइंट टू बी नोटेड, इसी सिचुएशन को अगर हम एज पर क्वेश्चन साउथ की तरफ ट्रैवल करें, गुड पॉइंट टू बी नोटेड, तो हम यहां से शुरू करेंगे और हमें यहां सामने आना है, बराबर। रिवर इधर पुश कर रही है 5 से। अब अटेम्प्ट किधर करोगे, इधर करोगे क्या? यस सर। इधर नहीं करोगे बेटा? नहीं सर, इसके बाजू में। इधर करोगे तो नुकसान होगा। तुम्हें अटेम्प्ट इधर ऑन द अदर साइड करना है ना, ऐसे अटेम्प्ट करना है तुमको, ये अटेम्प्ट करना है तुमको, और ये एंगल तुमने लेना है यहाँ थीटा। ऑफ कोर्स ये 10, ये हिसाब से 10 साइन थीटा, और ये नीचे आ जाएगा 10 कॉस थीटा। तो अभी भी कैलकुलेशन वही बनेगा, लेकिन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पर अगर हम इसे बताएं, ठीक है, तो ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, और हमारा अटेम्प्ट ऐसा था, ये यहां से 30 डिग्री हम हटे, साउथ से 30 डिग्री हटे वेस्ट की तरफ, तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, करेक्ट है? यस। Yes, sir. ऐसे बी और डी दो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इट्स ओके, कुछ ऑप्शन लिखने में यहाँ गड़बड़ हो गई है मुझसे, इट्स ओके। करेक्ट आया आंसर? Yes. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबली आज के लिए लास्ट वन। तैयार हैं? यस सर। थोड़ा टफ है क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ, ज्यादा नहीं, थोड़ा टफ। लेट्स टेक इट ऑन द अदर पेज, दूसरे पेज पे ले लेते हैं। इसकी डायग्राम जो है आधी आई है आधी नहीं आई है, तो रिमेनिंग डायग्राम मैं यहाँ नीचे की तरफ पेस्ट करता हूँ। पार्ट ऑफ डायग्राम जो मिस हुआ ना, तो ये पूरी डायग्राम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ये लो, दिस इज द सिचुएशन। ओके, this is the situation. Velocity of the river with respect to ground is v naught, तो रिवर की वेलोसिटी v naught है। width of the river d है। चलिए, a swimmer swims with respect to water perpendicular to the current, मतलब स्विमर सीधे जा रहा है, याद रखना सीधे जा रहा है स्विमर, ऐसे, ठीक है। लेकिन खास बात यहाँ पे क्या है कि स्विमर का एक्सेलरेशन है। अब ये क्वेश्चन जेई के लेवल का है। स्विमर हैज गॉट एन एक्सेलरेशन। अब तक जितने भी प्रॉब्लम हमने किए ना, उसमें बस हमें ये जस्टिफाई करना था कि सामने पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, टाइम कितना लगेगा, कंपैरेटिव कंपैरिजन में टाइम निकालो, एंगल निकालो, यही मामला था। पूरा लेक्चर 1 घंटा वही डिस्कस किया मैंने आपसे। अब ये बिल्कुल नई बात आ गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन तो कर रहा है स्विमर, लेकिन एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ इसका एक्सेलरेशन है a, और वो एक्सेलरेशन है 2t, इतना एक्सेलरेशन है इसका। बेटा इस एक्सेलरेशन को मैं y एक्सिस के रेफरेंस दे देता हूं। y एक्सिस का एक्सेलरेशन है 2t, और x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि x एक्सिस में रिवर उसको खुद खींचेगी v नॉट के साथ। तो यहां पर रिवर खुद खींच रही है v नॉट के साथ, तो why not to treat this as x component of the velocity, जो कि v नॉट है, एंड ये y component of the velocity जो हमें पता नहीं है। What the point?
हमें पता नहीं है कि वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, क्योंकि ये वेलोसिटी तो लगातार चेंज हो रही है क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। आया समझ में आपको? Yes. और अगर यहाँ एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी लगातार बदलेगी। अब मुझे निकालना है कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ रही है। आई एम मोर इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन भाई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ रही है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने क्या किया, Vy is equal to इंटीग्रेशन ऑफ y एक्सिस का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करेक्ट? एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए क्या एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, जानते हैं ना हम ये बात, है ना? और अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना होता है? Differentiation. डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट अप करते हैं 2t dt। एक्सेलरेशन का 2t का इंटीग्रेशन कर लूंगा मैं तो ये हो जाएगा 2t² डिवाइडेड बाई 2 कैंसल, यानी कि y एक्सिस में इसकी वेलोसिटी आएगी t²। करेक्ट? जैसे मिसाल के तौर पर 0 है तो वेलोसिटी 0 है, टाइम 1 सेकंड हो गया है तो वेलोसिटी 1 हो जाएगी, टाइम 2 है तो यहाँ t की जगह 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4, वेलोसिटी 4 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन है, लगातार वेलोसिटी वहां पे बढ़ रही है। ओके, पहले आप ये बात मुझे कंफर्म करवा दें कि आपको ये अच्छे से समझ आया। यस, कंफर्म करवा दें इस बात को, मुझे अच्छे समझ में आया ये आपको? Yes, sir. अब आते हैं, अगर इस तरीके से एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी इस तरीके से लगातार चेंज हो रही है तो डिस्टेंस कैसे कवर हो रहा होगा, इस y एक्सिस में डिस्टेंस कैसे कवर हो रहा होगा या डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर हो रहा होगा? तो बेटा अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना तो मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दूंगा, y एक्सिस की जो वेलोसिटी है ना मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा dt। आप ये भी जानते होंगे कि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं, करेक्ट है? Yes, sir. तो y इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी आई t² dt, इसका इंटीग्रेशन करो, क्या आंसर आएगा बोल पाओगे? t³/t। वेरी गुड, T cube upon 3. 3, शाबाश। तो y कोऑर्डिनेट में ये वैल्यूज उसके डेवलप होते जाएंगे, क्योंकि हमसे इसने यही पूछा ना, ट्रैजेक्टरी बताओ, पोजीशन बताओ कि वो कहां कहां जा रहा है, कैसे कैसे जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट ऐसा बनेगा इसका, t³/3, ये y कोऑर्डिनेट की इसकी पोजीशन बनती जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, सोचो। तो x कोऑर्डिनेट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, x कोऑर्डिनेट में कांस्टेंट वेलोसिटी है, कितनी? v0, क्योंकि स्विमर तो सीधे तैर रहा है, x में कौन खींच रहा है उसको? रिवर खींच रहा है, तो रिवर की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है v0। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट उसका निकालने की कोशिश करता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा स्पीड, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, स्पीड इनटू टाइम। तो x कोऑर्डिनेट हो गया v0 इनटू t, तो सिंपली पता चला टाइम t इज इक्वल टू x बाई v0। अब मुझे ट्रैजेक्टरी निकालना है बेटा, ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है इससे पहले भी, कि हम एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट की कंबाइन इक्वेशन जो बनाते हैं ना, उसी इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आप सिंपल स्टेप यहां पे लीजिए कि ये जो टाइम आपने निकाला है इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है? इस इक्वेशन को 1 कॉल कर लें, इसको 2 कॉल कर लें, यूजिंग 1 एंड 2 कर दें, यूजिंग 1 एंड 2 कर दें, बताएं क्या होगा? y इज इक्वल टू X cube by शाबाश, आंसर आएगा x³ डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ v0 का क्यूब। ऑप्शन दिखा, A. ये ऑप्शन आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, एग्जाम में पूछा गया था शायद ये। तो यहां ये चलेगा कैसे, मेरे माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा है ना, ये चलेगा कैसे? ठीक है, हाउ एग्जैक्टली द पाथ इज सपोज टू टेक प्लेस, इसका पाथ बनेगा कैसे? तो ये रिवर अगर मैं बता दूं, ठीक है ना, बड़ा अजीब लगेगा देखो आपको सुन के। यहां से हमने शुरू किया था,
अगर दोनों तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम ऐसे सीधे जाते हैं। अब हम सीधा नहीं जाएंगे बेटा, ये ऐसे चलेगा, ऐसी पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी करेगा ये, समझ रहे हो? Yes, sir. पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी करेगा ये, लगातार इसकी y कंपोनेंट वाली स्पीड बढ़ती जाएगी और x कंपोनेंट वाली स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो y की तरफ ज्यादा उसका स्लोप ऐसे बढ़ता जाएगा। इस तरीके की ट्रैजेक्टरी ये फॉलो करेगा। ओके, ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अपना ज्यादा इवैल्यूएटिव था, ज्यादा मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व था। आप इसको अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो ये वर्कआउट हो जाएगा इंशाल्लाह। क्लियर हो गया सब कुछ? Yes, sir.